पिछली बार हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी चल रही है, ठीक है। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोड पढ़ रहे थे, उसमें ही देखो एक बात सोचना है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, सही है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, या फिर किसकी बात करूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात। देखो कल तुम लोग बताए थे मेरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला होता था, क्या बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई मेरे फोर्स का फार्मूला ये भी था। यस। अब अगर मान लो मेरे पास में दो या दो से अधिक, देखना जैसे मैंने तुमसे कहा, मानो मेरे पास में कोई जरा सोचना, मेरे पास कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के सिरे हो गए ए, टी, बी सी और सी, ठीक है। सोचना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। अगर मैंने तुमसे कहा यहां से यहां तक की दूरी ये 1 मीटर, और ये भी दूरी मैंने तुमसे बोली 1 मीटर, फिर अब आ गई चार्जेस की बात है, चार्जेस कितने कितने हैं। मैंने कहा मान लो एक चार्ज यहाँ है
एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, ठीक है। तीन अलग अलग चार्जेस हो गए। मैंने कहा मानो बेटा यहाँ पर जो चार्जेस है वो Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर जो चार्ज है Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, और इसे Q3 इक्वल टू क्या मान लिया, कुछ भी मान लो 1 माइक्रो, ठीक है। मैंने तुम्हें कोई एक ट्रायंगल दिया, उस ट्रायंगल में तीन कोने A, B और C। एक पर चार्ज 1 माइक्रोकूलम, दूसरे पर 2 माइक्रोकूलम, तीसरे पर 1 माइक्रोकूलम। अब मैंने तुमसे कहा नेट फोर्स एक्ट ऑन Q1 चार्ज, Q1 चार्ज पर कुल कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सर, ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, देखना पॉजिटिव चार्ज है दोनों। देखो ये भी चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो हमसे Q1 इस पर पूछा है, ये इसे क्या करेगा, रिपेल, इधर फोर्स लगेगा, क्या मान लिया, F, क्या मान लिया, F, ठीक है। उसके बाद में सर जी ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, देखो ये इसको क्या करेगा, रिपेल। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इधर जो फोर्स लगेगा क्या मान लिया। अब देखना बेटा, अगर दो भुजाएं समान हैं और एक कोण 45 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण कितने के होंगे, 45 क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब ये है F1, ये है F2, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो जो इन दोनों का देखना, एक फोर्स बेटा इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वही तो मेरा नेट फोर्स होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा, 45 डिग्री है। तो जो F नेट का फार्मूला हो जाएगा वो होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 इनटू कॉस। सही है। अब एक एक करके निकालो। सबसे पहले मैं F1 निकालूं। सर F1 का फार्मूला होता है K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10 की घात 9। फिर Q1 Q2 कितना बेटा 2, Q2 कितना है, सॉरी Q1 Q2 2, तो 2 एकम 2, अरे Q1 Q2 हो गया। सर फोर्स का फार्मूला यही तो लग रहा है K Q1 Q2 अपॉन, तो 2 एकम 2। देखो बेटा माइक्रो का मतलब होता है -6 और यहाँ भी -6, तो -6 -12 अपॉन बीच की दूरी 1 है, तो 1 का F1 अगर मैं निकाला 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात कितना बचा, सही है। अब मैं निकाल रहा हूं बेटा F2। देखो F2 क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों के बीच में, तो फार्मूला वही K की वैल्यू 9 × 10 की घात 9। एक चार्ज 1 है और एक चार्ज 1 है, दोनों 1 1 है, तो 1 एकम 1 बेटा। ये माइक्रो का मतलब -6 और -6, तो माइनस। अब देखो बीच की दूरी देखना, अगर ये 1 है ये 1 है, हम लोगों ने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। पाइथागोरस थ्योरम में ये कहता था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, बेटा देखो लंब कितना है 1, आधार भी कितना है 1 कितना हो गया 2, तो K बराबर क्या आया √2। अगर मैं अंडर, ये दूरी √2 ही तो हो गई, ये दूरी कितनी हो गई √2। √2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा बेटा 2 से जब इसको काटा तो 4.5 10 की घात -3, सही है। ये आया F1, ये आया F2। अब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे √F1 का स्क्वायर,
तो 18 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? 18 का स्क्वायर। बेटा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, तो वो हम सबसे बाहर ले लेंगे, बाहर ले लेंगे अंडर रूट से, तो 10 की घात -3 ही बाहर आएगा। F2 का स्क्वायर, F2 कितना है? 4.5 का 10 की घात -3 तो बाहर ले लिया है। उसके बाद में 2, F1 कितना है? 18, F2 कितना है? 4.5। cos 45 की वैल्यू 1/√। सही है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नेट फोर्स आएगा कि नेट फोर्स कितना आया है, कि तुम्हारा नेट फोर्स कितना है बता दें। बता दिया। आगे बढ़े। टाइम से रह गया नहीं।
अगले वाले। अब देखो इसे खत्म करो। अब जरा सोचो, मैंने तुमसे कहा अभी तुमको बताना है जस्ट मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब जो मेरे पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 3 चार्जेस हैं। ट्रायंगल पर मेरे पास 3 चार्जेस हैं। हर एक चार्ज Q, Q और Q का है। और तुम्हें पता है चार्ज ऐसे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है बेटा? सेम है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया इसकी हर एक भुजा क्या है? समान। सही है। हर एक एंगल भी बेटा, एंगल भी ये कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है। मैंने तुमसे कहा मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स एट एनी चार्ज, किसी एक चार्ज पर बताओ, ठीक है। सब पर समान ही आएगा। मैंने तुमसे कहा रिजल्टेंट फोर्स एट एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पर मुझे रिजल्टेंट फोर्स बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। किसी भी चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ठीक है। करने की कोशिश करो, 1 मिनट में बता रहा हूं। बता लिया। अब बता, अब सोचना सबसे पहले। देखो बच्चों, मेरे पास में मैं किसी एक पे निकालूं, किस पे निकालूं बताओ? किसी पे। ठीक है सर, ये देखना, ये मेरे पास में कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा इधर साइड से ज्यादा हो गया। ये बेटा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बना हुआ, ठीक है। अब जरा देखो,
अगर मैं देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करना होगा, रिपेल करना होगा। पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या करना होगा, रिपेल करना होगा। अब सर जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर। क्यों बराबर, इधर देखो सर, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर देखना, यहाँ पर चार्ज Q और यहाँ पर भी चार्ज Q, दूरी A, सही है। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पर सर जी ये इस पर, ये भी चार्ज Q और ये भी Q और दूरी भी सेम, दूरी भी सेम, तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, K Q स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, जितना ये लग रहा है उतना ही ये लग रहा है। अब दोनों के बीच में एंगल, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। कोण क्या है, समान। अगर कोण समान है तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में। रिजल्टेंट कहाँ होगा, अब बीच में। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, रिजल्टेंट का फार्मूला होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर, तो F1 भी F ही है और F2 भी F ही है, दोनों क्या हो जाएंगे, F एंगल कितना है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। यहाँ देखो F स्क्वायर अंडर रूट F स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2F स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये भी क्या बचा, F स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या आया, 3F स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3F, अंडर रूट 3। ऐसे ही F की वैल्यू देखो क्या ली थी, K Q स्क्वायर अपॉन, ये मेरा नेट फोर्स निकल गया कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, वो इतना लगेगा, ठीक है। इस फोर्स के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, वो इतना। आगे बढ़े, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस तुम्हारे रहने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखो बच्चों,
ये क्वेश्चन मैंने कहा है, ये क्वेश्चन लोग आप घर से करके लाओ, ये मैं बता रहा हूँ देखो कैसे होगा, ठीक है। इसने कहा है मेरे पास में 3 चार्जेस हैं और बेटा कैसा ट्रायंगल है, पहले ये देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर, जैसे अभी बताया था, तो भुजाएं बराबर है। हर एक भुजा बेटा कितने की है, 1 मीटर की, यानी कि ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। एक चार्ज Q1, इसे Q1 मान लिया, इसे क्या मान लिया, Q2, और इसे क्या मान लिया, Q3। अब देखो ये तो है बेटा 1 माइक्रोकूलम, Q2 है तुम्हारा -2 माइक्रोकूलम, और ये कितना है, 3 माइक्रोकूलम। तो इसे कहा गया है इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा। देखो क्या पूछा है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। सोचो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। सबसे पहले देखो सर, ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, यानी कि इधर फोर्स लग रहा होगा। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, यानी कि इधर फोर्स लग रहा होगा। इधर वाला F1 मान लिया, इधर वाला, अब देखना बेटा, इधर वाला माना मैंने F2 और इधर वाला माना मैंने F1। दोनों के बीच में बेटा सोचो, अगर ये 60 डिग्री है और सीधी भुजा कितनी होती है, 180, तो ये वाला कितना बचा, 120, 120 डिग्री। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बेटा कहाँ पर होगा, बीच में रिजल्टेंट होगा। कहाँ होगा रिजल्टेंट, बीच में। समझ आ रहा है। तो F1 निकालो और क्या निकालो, F2, और साथ में क्या निकलेगा, Fnet। क्या निकलेगा, Fnet। तो Fnet क्या हो जाएगा, √ F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर 2F1 F2 cos 120, ठीक है। और याद कर लेना cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ उतार के रखोगे, ठीक है। थोड़ा सा उतार लो फिर इसके आगे बात करें। बता लिया, आगे बढ़े आप। अगले बढ़ते हैं, ठीक है। बता लिया, अच्छा ये बताओ मुझे केमिस्ट्री में कितना कोर्स हो गया तुम्हारा, केमिस्ट्री में क्या चल रहा है इस समय ये बताओ मुझे। 11 चल रही है, 12 चल रहा है, 11 चल रहा है। 11 पूरी नहीं हुई है, तो 11 के कितने चैप्टर छूटे हुए हैं। थर्मोडायनामिक्स का हुआ है बस, 4 से 5 चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स का।
एक मुझे तो मैं भी देख के बता रहा हूँ। पेपर नहीं बना तो टीचर चेंज होगा ना केमिस्ट्री में। हर साल होती लास्ट में वही आती है सर। केमिस्ट्री की इतनी रुक नहीं पाती केमिस्ट्री पहले से ही बर्बाद कर दिया तो लास्ट साल यही होता है। अभी देख रहा हूँ बेटा, मैं कोर्स ही देख रहा हूँ। केमिस्ट्री में देखो तुम्हारा ये हो गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री हो गया। स्टेट ऑफ मैटर ये तो हट गया सिलेबस से ही गया। चैप्टर ही हट गया। सिलेबस एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग हो गया और केमिकल थर्मोडायनामिक्स, हो गया सॉल्यूशन हो गया सब इक्विलिब्रियम। अभी नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है, हैं? अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री ये कुछ नहीं हुई है। ये मेरी किसकी बात चल रही थी? ऑर्गेनिक की, मेरी फिजिकल थी। ये क्या थी? फिजिकल। अच्छा, इनऑर्गेनिक में क्या क्या हो गया है? इनऑर्गेनिक हुई नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी, प्रॉपर्टी कुछ नहीं हुआ है। जनरल ये कुछ नहीं हुआ है ना। चलो, और ऑर्गेनिक में देखो सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हो गई है। और प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे बताओ ना, पढ़े भी हो तो ना पढ़े हो, चैप्टर पर पता चलना कौन से हुए कौन से नहीं हुए हैं। हाइड्रोकार्बन ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो मतलब ये है पहला दूसरा इसके प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये तुम्हारा हो गया है। हाइड्रोकार्बन तुम्हारा चल रहा है। चल रहा है कि शुरू हुआ है? हाइड्रोकार्बन तुम्हारा स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ओहो, तुम्हारा कोर्स तो बहुत पीछे केमिस्ट्री में। तो 50% 50% कहाँ हुआ? अभी तो 30% कोर्स हुआ। करीबन 30% कोर्स नहीं हुआ तुम लोगों का। 22 चैप्टर होंगे लगभग, उसमें से एक यही होगा। चलो, ये उठा लिया। बात ये नंबर ऑफ क्लासेस कम लगती हैं। मैंने कहा ये बात गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, हर दिन एक क्लास हो तब तो सिलेबस हो पाए, ठीक है। वरना फिजिक्स चलती है केमिस्ट्री भूल जाते हैं, केमिस्ट्री चलती है फिजिक्स भूल जाते हैं। अब थोड़ी देर में जब फिजिक्स बायोलॉजी गायब होगी तो बायोलॉजी भूल जाओगे। हाँ, मतलब हमेशा बायोलॉजी थोड़ा चलती रहेगी पैरेलल पे, समझे? तो सब बायोलॉजी भूल जाओ। क्लासेस पर डे हो, एक क्लास पर डे, भले 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे में 1 घंटे क्लास हो, लेकिन पर डे एक क्लास हो। ये चलो अगले बात में देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन थीटा, वेयर शुड बी ए ब्लॉक b हैविंग सेम चार्ज ऑफ मास
be placed on the inclined plane so that it may remain in equilibrium। देखो कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि इसके पास में एक प्लेन है बच्चों, एक क्या है ये प्लेन, कोई भी एक प्लेन इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल कितना है तुम्हारा थीटा एंगल आ रहा है, ठीक है, इसका थीटा एंगल है, जिसका एंगल थीटा। अब देखो जरा सोचना, एक थीटा एंगल है, इसने कहा है यहां पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है बॉटम में, कितना चार्ज रखा है बेटा Q, कितना चार्ज रखा है Q, ठीक है, और एक कोई बॉडी और है, एक कोई बॉडी, कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, देखो क्या कहा गया Q, और इसका मास क्या है बेटा, चार्ज Q है और मास क्या है इसका M, placed at the bottom of smooth inclined plane where should be a block B, एक ब्लॉक मेरे पास में B है, सेम चार्ज एंड मास, यानी कि इसका भी चार्ज Q और मास M, ठीक है। इसने कहा यहां से कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए, यहां से कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब है चले नहीं। अब जरा सोचना, हम लोग जब एनएलएम पढ़ रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैंने तुमसे कहा था अगर कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर हो तो जाहिर सी बात है वो नीचे की ओर आती है। अगर इसका मास बेटा m है तो नीचे क्या लगेगा mg, इधर क्या लगेगा mg cos, और इधर क्या लगेगा mg sin थीटा। बात समझ आ रही है? अब देखो ये mg sin थीटा क्या करता है, इसको नीचे लाने का काम करता है। mg sin थीटा जो है वो इसको कहाँ लाने का काम करेगा, नीचे लाने का काम करेगा। इसलिए कहा ये इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम में रहेगा तो बेटा देखो नीचे तो लगना ही लगना है, नीचे फोर्स कितना लगेगा mg sin थीटा। अगर उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लग जाए जितना नीचे लग रहा है तो ये बिल्कुल चलेगा नहीं। तो ऊपर की ओर बेटा जो फोर्स लगेगा, देखो दोनों चार्ज, दोनों क्या है चार्जेस, दोनों चार्जेस है तो सभी क्या लगा रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या लगा रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सभी अगर mg sin थीटा बराबर हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ठीक है, तो ये चल के नीचे नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? अरे कोई चीज ऐसे प्लेन पे नीचे आ रही है, जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही तुम ऊपर लगा दो तो आएगी नहीं, और ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा रिपेल, और नीचे की ओर हमेशा क्या लगता है बेटा mg sin थीटा। अब mg sin थीटा Fe क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये भी चार्ज Q और ये भी चार्ज Q, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तुम्हें निकालनी किसकी वैल्यू है R की, तो R स्क्वायर को इधर लाओगे तो यहाँ बचा Q स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन को K लिख लो, नीचे क्या हुआ mg sin थीटा, या फिर R बराबर √KQ स्क्वायर अपॉन mg हो गया। बताओ कौन बात करना चाह रहा है उससे, कौन उस नाम पूछना चाह रहा है उसकी कॉल नहीं दे रहा, बता दिया हो गया, सरल क्वेश्चन था। नाम बताओ।
चलिए, है ना? चलो खत्म करें। अगला देखो बेटा, अब एक बात जरा सोचना, अगर मैं स्ट्रिंग प्रॉब्लम की बात करूं, दिमाग लगाओ, सर मेरे पास में दो रस्सियां हैं जिनकी लंबाई सेम है, आइडेंटिकल है, मास भी क्या है, सेम। अब जरा देखना, अगर मैं दोनों मासिस को, जो मेरे पास बॉब है, कोई क्या है बॉब, ऐसे रस्सी में टंगा हुआ है, नीचे बॉब है, अगर उस बॉब को मैं चार्ज दे दूं, दोनों को सेम चार्ज दूं, या तो दोनों को नेगेटिव दूं या दोनों को, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक दो, ठीक है? क्यों? अगर देखो बेटा, इस पर भी चार्ज Q और इस पर भी चार्ज Q, इसका भी मास M और इसका भी मास, ठीक है? नहीं, ठीक है? अब देखो बेटा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, प्रतिकर्षण, तभी तो दूर दूर है। अगर एक पॉजिटिव होता और एक क्या होता, नेगेटिव, तो चिपक जाते, तो आपस में चिपक जाते। बात समझ आ रही है? तो दोनों के बीच में कोई फासला नहीं होता। देखो, ये एंगल दोनों के बीच में क्या है, थीटा। अब सोचो, अगर ये इस प्रकार से लटके हुए हैं तो जाहिर सी बात है सर, इसके अंदर क्या होगी, टेंशन, और नीचे हमेशा क्या रहता है बच्चों, mg, ठीक है? सर जी ये दोनों, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q, ये इस पर इधर की ओर एक फोर्स लगा रहा होगा बेटा। दो चार्ज हमेशा एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, और प्रतिकर्षित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव, दोनों चार्ज पॉजिटिव। बेटा T इधर है, अगर मैं ऐसे सीधी लकीर खींचूं, जितना एंगल ये उतना एंगल, अगर मैं थीटा की डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये बन जाता है cos थीटा, इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाता है, sin थीटा। सही है? अगर बेटा ये रुका हुआ है, कैसा है, इक्विलिब्रियम में, यदि ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि रुका हुआ है, रुका हुआ है, तो देखो इधर क्या लग रहा है बेटा, t sin थीटा, और उधर क्या है, f, फिर क्या लग रहा है, t cos थीटा, नीचे क्या लग रहा है, सही है? इसे इक्वेशन मानी 1 और इसे इक्वेशन मानी 2। अगर तुम लिखना चाहो कि तुम्हारे पास में Fe कितना होगा, तो Fe का फार्मूला होगा K, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये। अगर इन दोनों के बीच की दूरी बेटा, अगर इन दोनों के बीच की दूरी मैंने r ले ली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन, सही है? अच्छा, के क्यू अपॉन आर। अब देखो जरा सोचना, सर अगर मैं ये कहूँ इसी के अंदर इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ देखना, 1 का स्क्वायर करो तो t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे का करो t स्क्वायर, इसका करो तो fe का स्क्वायर, इधर करो तो mg का। बेटा इन दोनों में t स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, बस। अब ये चीज तो तुम सब जानते ही हो, ठीक है, कि ये बन हो गया fe स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। सर ये पूरा बन हो गया तो टेंशन आई, अंडर रूट, रे स्क्वायर था, स्क्वायर उधर पटका तो अंडर रूट fe का होल स्क्वायर mg का होल स्क्वायर। ये टेंशन आ गई, ठीक है, कि रस्सी के अंदर कितनी टेंशन हो गई। अगर तुमसे मैं ये पूछूं ये एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, तो देखो मैं क्या करा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 तुम्हारी क्या है, t sin थीटा बटे t cos थीटा, यहाँ पर है fe अपॉन, बेटा t से t
तो क्या आया sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा, tan थीटा ऊपर बचा fe, नीचे बचा, ठीक है, tan थीटा बराबर fe अपॉन h, ठीक है। तो ये है, अगर क्वेश्चन में दो चार्जेस दिए, सोचना बेटा fe का मान यही तो है तुम्हारा, अरे यही तो fe है, fe यहाँ से निकाल लेंगे। क्वेश्चन से डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा कि बताओ अगर दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं और दोनों को मैंने सेम चार्जेस दे दिया, तो बताओ मीन पोजीशन से बनने वाला एंगल कितना होगा। तो tan थीटा बराबर है fe अपॉन mg, और तुमसे टेंशन पूछ ली जाए, बताओ इस रस्सी के अंदर कितनी टेंशन होगी, तो टेंशन हो जाता है √fe² प्लस mg², ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। इससे उदाहरण से आगे बढ़ते हैं। बताइए बच्चों, अगले बढ़े, खत्म करें इसको, ठीक है। आप देखो, अच्छा ओ इसमें यहाँ तक ही है ना, ठीक, चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग अगले पढ़ते हैं, हेडिंग पढ़ेगा बच्चों
डालो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डालो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात जरा समझना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम लोग कहें ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो चीज तुम फील कर सकते हो पहले उसको समझो। मैं कहूँ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों है? धरती के कारण, धरती तुम्हें खींच रही है तभी तो है, तुम इसको फील कर सकते हो कि देखो कोई भी चीज डालो नीचे जा रही है। इसी प्रकार से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं बच्चों, इसी प्रकार से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना ये हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, हमेशा कहां से निकलेगा? पॉजिटिव से, और जाएगा कहां? नेगेटिव पर। हमेशा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और जाएगा कहां? अब जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास में ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में दूरी पर सोचो सर, जितनी जितनी दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उतना क्या होता जाएगा? कम। जितना इस चार्ज से तुम दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। तो अब देखो अगर कोई बंदा यहाँ पर है, कोई चार्ज यहाँ पर है, वो कुछ ना कुछ फोर्स को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। क्यों? अरे ये भी तो चार्ज है, और एक चार्ज यहाँ आ गया तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, तो उसको क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। दूर चले जाएगा तो उस फोर्स को क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, तो कम फोर्स को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखना सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डाल के फिर इसमें लिखना द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज, द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज, SURROUNDING, surrounding a charge in which WHICH, in which its electrical effect can be observed, ठीक है। कोई भी चीज है, वो कोई भी चार्ज है, वो क्या करे? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करे? ऑब्जर्व करे। अगला हिंट डालना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है समझना सबसे पहले। सर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है, तुम्हारे पास में देखो बच्चों, मान लो एक चार्ज है तुम्हारे पास में, कोई क्यू, कोई भी चार्ज तुमने मान लिया क्यू। जाहिर सी बात है सर, यहां पर एक चार्ज और मान लिया, एक चार्ज और मान लिया, ठीक है, वो चार्ज मान लिया तुमने Q0। ठीक है, कहीं पर भी मान सकते हो, कितनी भी, मैं यहां मानूंगा, यहां मान लो, इधर मान लो, जिधर चाहो उधर मान लो। ठीक है, उधर जिधर चाहो उधर हम लोग मान लेंगे। अब जरा सोचो सर, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी? डिस्टेंस होगी, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पर क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इधर क्या लगेगा? फोर्स। इधर फोर्स लगेगा, इधर क्या लगेगा? फोर्स। तो ये रिपेल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई का जो फार्मूला हो जाता है, जो फोर्स लगा अपॉन जिस चार्ज पर लगा,
अपॉन जिस चार्ज पर फोर्स लगा, और फोर्स किस पर लगा, जिस चार्ज पर लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला हो जाता है E = F अपॉन Q0। अब देखो सर जी, सर अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं बच्चों, किसकी बात करूं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम हो गया, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगर इसकी डायमेंशन निकालने के लिए आ जाए, क्या निकालने के लिए आ जाए, डायमेंशन, तो बेटा फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, बोलो, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2। यहाँ पर क्या है, Q। चार्ज की क्या होती है बेटा, तो देखो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन Q बराबर IT। I का क्या होता है A, टाइम का क्या होता है T। तो नीचे क्या गया, अब देखो सर M ऐसे ही, A कहाँ गया, A की पावर -1L, ऐसे ही T नीचे प्लस का, ऊपर जाके माइनस का, तो क्या हो गई, ये डायमेंशन हो गई। किसकी डायमेंशन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी डायमेंशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये क्या हो गई, मेरी डायमेंशन हो गई, ठीक है। अगले लिखें, खत्म करें इसको, ठीक है। अगला हेडिंग पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझो, मैंने कहा मेरे पास कोई एक चार्ज है, मेरे पास क्या है, कोई एक चार्ज, कोई भी मेरे पास चार्ज हो सकता है। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे पास में अगर एक ये चार्ज है, और इस चार्ज से एक डिस्टेंस पर, इस चार्ज से एक डिस्टेंस पर छोटा सा चार्ज और है, ठीक है। वो चार्ज मेरा जो है, ये तो चार्ज बेटा मेरा Q है, और ये चार्ज मेरा Q0 है, ठीक है। मुझे बताओ, ये भी पॉजिटिव और ये भी रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट, रिपेल करेंगे, फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, Fe। कितना लगेगा बच्चों, Fe फोर्स लगेगा। यदि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, वो मैंने R मान ली बच्चों, क्या मान ली। अब मुझे बताओ, सबसे पहले सर Fe कितना होगा, अगर मैंने R मान ली तो मुझे बताओ Fe कितना होगा। तो तुम बोले कि एक चार्ज कैपिटल Q है, Q0 अपॉन R²। अरे यही तो होगा। तुमसे यहां पर क्या पूछ रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पूछ रहा हूं, तो तुम बोले अभी सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है Fe अपॉन, जहां पूछा है वहां पर चार्ज, वहां चार्ज कितना है, Q0। तो ये क्या आ गया कि Q0 अपॉन R², साथ में Q0 से। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या आया, KQ अपॉन, अरे बोलो कुछ बातें और ध्यान रखो, क्या
कुछ बातें और ध्यान रखना, जैसे मान लो यहां पर तुम्हारे पास में पॉजिटिव चार्ज और यहां भी पॉजिटिव, कोई छोटा चार्ज मान लो, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इधर फोर्स लगेगा। अब देखना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट, क्या करेंगे, बस समझ आ रही है। अरे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा ये बताया था तुमने, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, बस समझ आ रही है। एक अच्छा दूसरी चीज, चलो ये तो है, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब क्या करेंगे, अब भी तो अट्रैक्ट करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ये पॉइंट चार्ज लिया जाएगा ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा, पॉइंट चार्ज हमेशा कैसे लिया जाएगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलेंगी, बाहर की ओर। कहाँ निकलेंगी बच्चों, अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो इधर ही तो निकलेंगी और यहाँ पर जाएंगी। अरे नेगेटिव पर क्या होती है, जाती है। तो अगर तुमसे इस पॉइंट पर पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की ओर, यहां से, ठीक है, ठीक है, तो ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किससे निकलेंगी, पॉजिटिव से। अब तुमसे इस पॉइंट पर सोचना, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, तो ये भी पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव होता है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहां होंगी, इधर की ओर तो होंगी। अब समझना साथी, समझ में नहीं आया, मैंने एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया और एक क्यू नॉट चार्ज ले लिया, ये तो प्लस रहेगा। सोचो अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछूं तो सदी ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिस अट्रैक्ट इधर ही तो लग रहा होगा, और तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी के साथ, सही है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से चलती है और कहां पर जाती हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है और नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। बता लिया, अगले बढ़े। अगले बढ़े है ना। अब देखो बच्चों, एक बार चलो देखना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आया सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया के क्यू अपॉन, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, आर कैप बन जाती है, क्या लग जाएगा, आर कैप, ठीक है। अगर मैं आर कैप को खत्म करना चाहूं बेटा, आर कैप बराबर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, बात समझ आ रही है, आर वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अगर मैं ये वैल्यू यहां रखूंगा
तो E वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, तो देखो R और ये तो R वेक्टर ही रहेगा, ये हो जाएगा R की घात, ये हमारा फॉर्म कौन सा है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बता लिया, चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो एक बार जरा सोचना और दिमाग लगा देना, बाद में कई बार ये बात पूछी जाएगी। मैंने कहा एक कोई प्लेट मान लो, एक ये प्लेट मान लो, इस तरफ अगर पॉजिटिव है और इस तरफ क्या माना नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से कहां जाएंगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और कहां पहुंचती हैं, नेगेटिव पर पहुंचती हैं। अब जरा सोचो, अगर मैंने कहीं पर भी बीच में एक चार्ज ले लिया, मुझे बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होता तो अगले माइनस होता। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, अब बताओ ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या करेगा, रिपेल का मतलब इधर फोर्स लगेगा। अब ये पॉजिटिव और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर इधर की ओर फोर्स लगेगा, बात समझ आ रही है, इधर की ओर फोर्स लगेगा। अगर मैं एक चार्ज कोई नेगेटिव ले लिया, कैसा ले लिया, अब बताओ ये भी नेगेटिव और ये भी रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स लगेगा, बात समझ आ रही है। ये फोर्स लगता कितना है बेटा, तो चार्ज और E यानी कि F बराबर, और वैसे भी तो तुम अभी बोले E बराबर F अपॉन, अरे एक तो बोले थे तुम अभी E बराबर F अपॉन Q, तो F बराबर क्या हो गया, Q। इसका मतलब सीधा ये है, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फटाफट, एक डायरेक्शन में लगेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में। उतार लिया? उतार लिया? क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन ए चार्ज 1 माइक्रोकूलम is placed at point 1, 2, 4 find the electric field at point 0, -4, 3 0, -4, 3 0, -4, 3 ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्वेश्चन तुमसे क्या कहा? मैंने तुम्हें एक चार्ज दे दिया, मैंने कहा 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और जो कहां पर रखा हुआ है, क्या पॉइंट दिया हुआ है? 1, 2, 4 मैंने कहा एक चार्ज और रखा है, ठीक है, वो की पोजीशन क्या है? 0, -1, 0, -4,
ठीक है, ये गिवन हुए। तुमसे पूछा है यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, एक बार पूछा है तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है क्या लगाओगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ आ रही है? अब सर आर कैसे निकालेंगे, तो देखो दो पॉइंट के बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, इससे पहले मैं बताया हूं तुम लोगों को, ठीक है। कैसे निकालेंगे दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला, तो आर बराबर अंडर रूट 0 में से क्या घटाओ 1, तो क्या बचा माइनस का 1 प्लस -4 में से क्या घटाओ माइनस का 2, क्या बचेगा प्लस 3 में से क्या घटाओ 4, तो क्या बचेगा बोलो, यही तो बचेगा। अरे 0 में से 1 घटाया उसका स्क्वायर, -4 में से 2 घटाया उसका स्क्वायर, 3 में से 1 घटाया उसका स्क्वायर। अब देखो इसका क्या हो जाएगा 1 6 36 1 एकम कितना आया अंडर रूट 38। बेटा k का मान क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9, चार्ज कितना दिया है 1 माइक्रो अपॉन अंडर रूट 38 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 38 ही आएगा। तो यहाँ बचा 9/38 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम, आंसर हो गया, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। आप कौन से आते हो, हाँ चिड़िया दहा ये रोड याद नल पंडा है। उतारो फटाफट, फिर अगली बात करें।
इसके आगे हैं? इसके आगे इसके आगे भी सॉल्व करना है क्या? अरे भाग कर लो यार। अरे भाग कर सर, लिए पूरा तो थोड़ा छोटे सा कंफ्यूजन गया। है सर, बेटा देखो ये भाग करने में कहा है। नहीं भाग हो गया तो आ गया। अरे सुनो, जाए मानो 10 और जाए मानो, समझे? कितना आए वो 0 पॉइंट, बस नहीं हो गया आंसर approximately तो आ गया। गुणा 10 की घात 3, 10 की घात 3 लिखोगे तो क्या लिख दोगे? 250 न्यूटन पर कूलम। 250 हो गया। अरे थोड़ा बहुत माइनर सा अंतर होगा, उसमें क्या ही अंतर है? सर, कुछ अंतर नहीं बात है। समझ में आ रही है? बस हो गया, छुट्टी। अगले बढ़ रहे हैं। ये अभी मैं क्या पढ़ रहा था? इलेक्ट्रिक क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ अभी तो मैंने ये इलेक्ट्रिक, अच्छा हाँ अब देखो पढ़ो अगले। अब जरा सोचो ए बच्चों, एक बार बताओ, मेरे पास एक पेंडुलम है। क्या है? एक सही है सर। इस पेंडुलम को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं और छोड़ दूं तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा? t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? सरल लोलक। और क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल पेंडुलम। बात समझ में आ रही है? तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, मेहनत कर लो ढंग से, जरा ढंग से बेटा मेहनत कर लो, ठीक है? सही, और मेहनत कर लो, सही हो जाओ। मैं तुम्हें देखो कल परसों की बात बताऊँ, ठीक है? एक लड़का है गिरजा शंकर नाम है, हमारे साइड मेरे साथ ही पढ़ता था, गिरजा शंकर नाम है। इस समय तो वो सही, तो इस समय मेरठ में है, पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल में, मेरठ में। वो बंदे ने तैयारी करी एमबीबीएस की, ठीक है? हम सब लोग साथ थे, हम निकल गए भाई आईआईटी तैयारी करने, बच्चे निकल गए एमबीबीएस तैयारी करने के लिए, सबने तैयारी करी। उसका शायद तीसरे चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, ये चौथे में हुआ था शायद, चौथे अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हुआ। उसे बदायूं मिला, बदायूं मेडिकल, बदायूं मिला कि मैनपुरी मिला, ऐसे ही कुछ मिला था, ठीक है? बाहर मिला। अच्छा, गरीब परिवार से था, पापा उसके वो डल्ला वल्लभ चलाते थे, अब तो डल्ला भी बंद हो गए, ठीक है? तुम लोग लेकिन जानते हो जो अगले भैंसा होता है, ठीक है? वो वाला डल्ला होता है, हाँ, 2 भी होते हैं, 1 भी होता है, एक भी होता है। एक भी होता है। एक इतना नहीं खींचता है, इतना दूर खींचता है। हाँ, अरे ए, सब अब तो हमारी बात को सुनो, लड़ाई ए सुन, बात तो सुन। तो बेटा उसके फादर वो चाहते, उसने मेहनत करी, लड़के ने मेहनत करी। उसके फादर ने कुछ जमीन भी सेल करी थी, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव, क्योंकि नीट जो होता है ना बेटा वो एक्सपेंसिव है। तुम लोग कहोगे एसएससी की तैयारी करना है, एक्सपेंसिव नहीं है। पूरी साल की 4-5 हज़ार फीस अगर छुट्टी है, नीट की तो 1 महीनों की है। फिर तुम फार्म फीस देखो, फिर तुम किताब देखो, कोई किताब बता दो 500 से कम की हुई। हर चीज नीट में है, वो एक्सपेंसिव है हर चीज। तो उन्होंने शायद 1-2 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन शायद सेल करी थी, लेकिन लड़का हाँ कामयाब हो गया, सही बात, चला गया। वो बीच बीच में सारे दोस्तों से कांटेक्ट में रहता था, फोन में, लेकिन ना तो वो कभी किसी की शादी में आया, सोचो तुम, ना कभी किसी की शादी में आया, ना किसी के यहाँ कोई फंक्शन हुआ, ना कभी पहुंचा, ना कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से, ठीक है? अब उसके सिस्टर की शादी है, जैसे सिस्टर की शादी है, तो लोग ये कह रहे थे, तो जितने भी दोस्त थे कि अरे भाई वो यार वो डॉक्टर है, उसकी बहन की शादी है, चलना जरूर है। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने की दावत दी थी, बोले हाँ फोन पे दावत दी। अच्छा, वास्तव में फोन पे दावत दी, उसने सभी को दावत दी कि करके फोन कराया। अब सब जाएंगे। अब तुम यहीं पर अनुमान लगाओ, अगर वो लड़का एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता तो कोई ना जाता। सही बता रहा हूँ, क्यों? क्या कहते वो हमारे में आओ, हम तेरे में जाएंगे। मैं तुम्हें जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराता हूँ, ये जिंदगी की हकीकत है। अगर तुम पैसे वाले हो, अगर तुम डॉक्टर हो, अच्छे प्रोफेशन में हो, तो सब तुम्हारे हैं, सही है? और तुम दिन रात अकेला काम करी हो, किसी के घर तुम एक दिन पहले चले गई हो रात में, तो जाकर ढलुआ है आगो घर,
गारंटी बता रहा हूं मैं तुमको, सही है। कदर ये नहीं है, अगर आज तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे रिश्तेदार में किसी की शादी है तो मत जाओ, थोड़े टाइम के लिए बुरा मानेगा वो, सही है। और तुम सफल हो गए और तुम सफल नहीं हुए, उसकी शादी में जाते रहे, इधर आते रहे, ठीक है, घूम करते रहे, इधर दावत उधर दावत, कोई नहीं मानेगा। काहे का बोले, ऐसे तो सच डेली 36 आते हैं, 36 जाते हैं। उसमें एक डॉक्टर आ गया तो उसे पहले बैठा ले, समझे। ये चीज मैंने कहने का मतलब, देखो मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ये हाइपोथेटिकली बात नहीं करता हूँ, मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ जो वास्तव में रियलिटी हो रही है। अब उस दिन मेरे साथ, उस दिन मैंने सोचा, मैंने क्या सही कह रहा है ना, तो ये इतने दोस्तों में किसी के आज तक किसी फंक्शन में, क्योंकि हम तो सब यहीं के रहने वाले हैं तो एक दूसरे फंक्शन में जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी की ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई, किसी के दादा एक्सपायर हो गए, वहां पहुंच गए, यहाँ सब भाई जाते रहते हैं। हमने कभी किसी फंक्शन के अंदर वो बंदा नहीं देखा, ठीक है, कभी किसी फंक्शन के अंदर नहीं। और अब सारे के सारे लोग उसके फंक्शन में जाएंगे, सिर्फ अंतर इतना है कि वो डॉक्टर है। और अगर वो डॉक्टर नहीं होता तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसके फंक्शन में हर बंदा गया, वो हर फंक्शन में बंदे के गया होता, तब भी उसमें से आधे नहीं पहुंचते, समझे। तो इस बात का अनुमान लगाओ। एक बात और सुन लो, अगर तुम सफल हुए, दुनिया की तो छोड़ दो, अगर तुम सफल, अभी तुम लोगों की उम्र कम है, अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारे जो पड़ोसी वड़ोसी उनकी तो छोड़ दो, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। मैं सही बता रहा हूँ। घर में एक लड़का ऐसा हो जो अच्छा हो, कोई जॉब कर रहा हो, अच्छे प्रोफेशन में हो, घर वाले भी, रिश्तेदार भी, सब उसकी इज्जत करते हैं। और नकारे आदमी की कभी इज्जत होती नहीं, नकारा नकारा ही है, सही है। और वो कोई काम ढंग का करेगा तब तो कुछ नहीं कहेंगे, और गलत से गलत हो गया है। तो अब ये चीजें तुम्हारे हाथ में है, मेहनत कर लो तो, और ना मेहनत करो तो। मैंने तो पहले तुम लोगों से कह रखा है, ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूँ फिजिक्स में तुम्हें कहूँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो भी जो मैंने नहीं पढ़ाया है उसमें से पूछो, पढ़ा दिया उसमें से पूछो, कहीं से पूछो, नीट का पूछो, नीट का और IIT का कहीं से पूछो, एडवांस तक का फिजिक्स में क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग इतने महान लोग हो, आधे क्लास में सोते रहते हो, समझ में नहीं आ रहा चल गया यार, सही है। 11वीं खत्म हो गई, पता ही नहीं, मैंने कहा किताब खरीद ली, क्वेश्चन करिए, कोई मतलब ही नहीं किसी प्रकार का, ठीक है। तो वही चीजें हैं, मेहनत करते रहो, है ना।